नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण। और आज इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है चुंबकीय द्विध्रुव। हम चुंबकीय द्विध्रुव को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है, मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है। हमने पहले विद्युत द्विध्रुव भी पढ़ा था लेसन नंबर 1 के अंदर। आज हम पढ़ रहे जा रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या हो सकता है कि दंड चुंबक जो होता है, दंड चुंबक को हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। तो दंड चुंबक को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये अपनी साम्य स्थिति माध्य स्थिति से घूमकर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसकी डायरेक्शन में चला जाता है, ये घूम करके कौन, जो हमने दंड चुंबक रखा है। कब, जब इसको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाता है, उसकी दिशा में संरेखित हो जाता है। और इसी प्रकार से धारावाही परिनलिका, कोई लूप है या परिनलिका, ये सारी की सारी युक्तियां भी इसी तरह से ही बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर व्यवहार करती है। जिस प्रकार से ये युक्तियां विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव बिहेव करता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, उसी प्रकार से ये युक्तियां बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करती है। तो ये सारी की सारी युक्तियां जो है इसे ये चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। फिर हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को देखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो हमने पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी देखा है। जिस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव था उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव हुआ। मैग्नेट के लिए वो था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दंड चुंबक को थीटा कोण के ऊपर रखा जा रहा है, किसी लूप को, ए उसका एरिया है, आई उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो लगने वाला बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। कोई आयताकार लूप था जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख रहे थे थीटा कोण के ऊपर, तो उसके ऊपर जो बल आघूर्ण कार्यरत था वो इतना कार्य कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि एन आई ए, ये जो मान था ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम होता है, जो कि एन आई ए, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर बनेगा, एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं लास्ट लेसन के अंदर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हमने पढ़ा था एम इज इक्वल टू एन आई ए, जो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एन आई ए की जगह हमने कैपिटल एम रख दिया है, तो ये बन जाएगा टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इफ यदि बी की वैल्यू 1 टेस्ला हो और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो टो इज इक्वल टू एम इंटू 1 इंटू साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो टो का मान आ जाएगा 1। तो अब हम देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहां से क्या बना कि यदि किसी जो लूप था उसको हम 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उस दंड चुंबक की अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दें, तो उसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। रिपीट करेंगे कि 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दंड चुंबक की अक्ष को, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है 1 टेस्ला का, दंड चुंबक की जो अक्ष है उसको इस प्रकार से रख दिया है, यानी कि वो 90 डिग्री का कोण बना रही है चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो ये दंड चुंबक का जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला है, तो इसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो हम दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण
तो दंड चुंबक का चुंबकीय घूर्ण पहले हम देखेंगे ये होता क्या है, कि हमने कोई दंड चुंबक ले लिया है इस प्रकार से, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव प्रबलता इसकी +m और इसकी -m थी, जो कि हमने कल पढ़ लिया था। इसकी प्रभावकारी लंबाई यानी कि दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी हमने l ले ली है। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। दोनों ध्रुवों के मध्य की जो लंबाई होती है, दूरी होती है, वो प्रभावकारी लंबाई कहलाती है, जो कि इसकी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है, 5/6 गुना होती है। ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव शक्ति क्या थी, हमने पढ़ा इसको कि ध्रुव जो होते हैं, इसके उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जिस क्षमता के कारण ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर रहे हैं, इसी को ही हम इसकी ध्रुव प्रबलता या ध्रुव शक्ति, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। तो दंड चुंबक का चुंबकीय घूर्ण क्या होता है, इसको कैपिटल M से लिखते हैं कि जो दंड चुंबक लिया है हमने, उसकी ध्रुव प्रबलता का परिमाण लेना है हमें। ध्रुव प्रबलता M इंटू दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी यानी कि प्रभावकारी लंबाई। तो ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई का जो गुणनफल होता है, उसे हम दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और यदि हम इसके मात्रक की बात करेंगे, तो जो ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर था और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर बनेगा। और यदि हम इसकी विमा को देखते हैं, डायमेंशन निकालेंगे एम्पियर के लिए A1, मीटर स्क्वायर के लिए तो L2। रिपीट करेंगे कि दंड चुंबक हमने लिया है, इसकी ध्रुव प्रबलता का परिमाण यानी कि M और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, जिसे हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं कैपिटल L, दोनों का जो गुणनफल हुआ, उसे ही हम दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा S से N की ओर होती है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। फिर हम देखेंगे अलग अलग कंडीशंस के अंदर इसका दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे। एक नंबर कंडीशन देखते हैं हम लोग कि हमने दंड चुंबक ले रखा है, ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हुआ। ध्रुव प्रबलता इसकी +m और इसकी -m होती है। इसकी जो लंबाई है वो L, तो कैपिटल M का जो मान है वो m इंटू L होगा। यदि हमने दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत काट दिया, इसके अक्ष के लंबवत काट दिया है, तो लंबवत काटने पर क्या बनेगा कि इसकी लंबाई पहले की तुलना में आधी हो जाएगी, L/2 और L/2, क्योंकि हमने इसकी अक्ष जो है चुंबकीय अक्ष के अनुदिश काटा है, इसकी लंबाई के अनुदिश काटा है। तो लंबाई के अनुदिश काटने पर जो इसकी लंबाई थी वो तो हाफ हो गई है। नया जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या बनेगा, M = M इंटू इसकी जो लंबाई पहले की तुलना में आधी हो गई है, तो L/2। M इंटू L जो वैल्यू थी वो कैपिटल M की थी, तो M डैश = कैपिटल M/2, यानी कि जो दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है वो पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको लंबाई के लंबवत काटा, तो इसकी लंबाई पहले की तुलना में आधी हुई, और लंबाई आधी होने की वजह से इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो पहले की तुलना में आधा हो गया। 2 नंबर कंडीशन देखते हैं कि एक दंड चुंबक है हमारे पास, ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये इसका दक्षिणी ध्रुव, प्रभावकारी लंबाई L, ये M + M - इसकी ध्रुव प्रबलता है। यदि मैंने इसको इसकी लंबाई के अनुदिश अर्थात अक्ष के अनुदिश 2 बराबर भागों में काट दिया है, तो ये इस प्रकार से लंबाई तो पहले जैसी ही रहेगी इसकी, लेकिन ध्रुव प्रबलता पहले की तुलना में आधी हो जाती है, क्योंकि हमने इसको इसकी लंबाई के अनुदिश इसके अक्ष के अनुदिश काटा है, तो ध्रुव प्रबलता पहले की कंपैरिजन पहले की तुलना में हाफ हो चुकी है। तो पहले जो इसका चुंबकीय आघूर्ण वो M × L होगा। अब जो नया चुंबकीय आघूर्ण M की वैल्यू M/2 हो चुकी है, L की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो M × L जो था, नया चुंबकीय आघूर्ण M' मान लेते हैं,
m इंटू एल, कैपिटल M की वैल्यू है और अपॉन 2 पड़ा है। तो इस स्थिति में भी जो दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है पहले की तुलना में आधा होगा। इसमें भी पहले की तुलना में आधा हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई हाफ हुई तो आधा हुआ, बट इसमें लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ध्रुव प्रबलता आधी होने की वजह से दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण पहले की तुलना में आधा हो गया है। फिर हम इसी के अंदर 3 नंबर केस देखते हैं। 3 नंबर स्थिति क्या है कि एक दंड चुंबक लिया हुआ था हम लोगों ने, उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव था, इसकी लंबाई L थी। यदि हमने क्या किया, इसको इस दंड चुंबक को इस प्रकार से था, इसको पकड़ के हमने अर्धवर्ताकार रूप दे दिया, यू आकार में मोड़ दिया दंड चुंबक को, तो इस प्रकार से कुछ ये बन जाता है। दंड चुंबक की स्ट्रक्चर ये बन जाती है, यू आकार के अंदर हमने इसको फोल्ड कर दिया है, तो ये इस प्रकार से बन गया। ये इसका उत्तरी ध्रुव हुआ, ये इसका दक्षिणी ध्रुव। तो ये त्रिज्या तो इसकी r हुई, ये भी r, ये भी r, तो टोटल जो दूरी है दोनों ध्रुवों के मध्य की वो 2r हो चुकी है। तो अब हम इसका चुंबकीय आघूर्ण देखते हैं तो कितना आएगा, m इज इक्वल टू ध्रुव प्रबलता m, इसकी माइनस m होती है, m इंटू दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है वो हमें दिखाई दे रही है 2r है, तो स्मॉल m इंटू 2r, ये इस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हुआ है। हम यदि L का मान निकालते हैं, इसकी लंबाई जो है वो इसकी परिधि होगी, यानी कि अर्धवर्त बन रहा है, अर्धवर्त की जो परिधि होती है वो पाई r होती है, तो L की जो वैल्यू है वो पाई r बन जाएगी। L इसकी लंबाई है दंड चुंबक की, और इसकी जो लंबाई है वो हम इसकी परिधि से देख सकते हैं, और इसकी जो परिधि है वो L दिखाई दे रही है हमें कि इसकी जो परिधि L, और L पाई r, क्यों? 2 पाई r फुल वर्त के लिए, और हाफ वर्त बन रहा है, अर्धवर्त बन रहा है, तो पाई r। हम यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, L अपॉन पाई बन जाएगा। r की वैल्यू उठा करके यहां पर रख देते हैं हम लोग, m इज इक्वल टू m इंटू 2L अपॉन पाई, तो यानी कि m इज इक्वल टू बना है 2mL अपॉन पाई। तो ये इस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है जब इसको हमने अर्धवर्ताकार रूप के अंदर मोड़ दिया है। और यदि दो दंड चुंबक किसी थीटा कोण के ऊपर रखे हुए हों, इसके लिए देखेंगे हम लोग, एक तो यहां पर रख दिया है हमने, और एक दंड चुंबक हमने यहां पर रख दिया है इस प्रकार से। इसका चुंबकीय आघूर्ण M1 ले लेते हैं, इसका कैपिटल M2, ये थीटा कोण के ऊपर रखे हुए हैं। इन दोनों का जो परिणामी है, दोनों सदिश राशियां हैं, तो दो सदिशों का परिणामी हमेशा इन दोनों के बीच में प्राप्त होता है, जिसको कैपिटल M नाम दे दिया कि एक दंड चुंबक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण M1, और ये दूसरा दंड चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण M2 है। दोनों आपस में किसी थीटा कोण के ऊपर रखे हुए हैं, और इनका जो परिणामी जो है वो इन दोनों के बीच में आ गया, दोनों सदिशों की। तो परिणामी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो हम इस प्रकार से निकालेंगे, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos ऑफ थीटा। तो ये हम वेक्टर लॉज के अंदर भी पढ़ चुके हैं, सदिश त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं। सदिशों की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, परिणामी फाइंड करना हो, कोई दो सदिश किसी कोण के ऊपर रखे हो तो उनका परिणामी ज्ञात किया जाएगा, तो इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। तो दो दंड चुंबक थे किसी थीटा कोण के ऊपर रखे हुए, तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो टॉपिक का नाम है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल हम फाइंड करेंगे, तो देखेंगे किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा डायपोल मोमेंट। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं कक्षीय इलेक्ट्रॉन का कि एक कोई ये परमाणु है जिसकी त्रिज्या हमने ले ली है स्मॉल r, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के अंदर चक्कर काट रहा है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहा है, जिस कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r है।
और परमाणु की जो प्रत्येक कक्षा है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति बिहेव करती है। तो चक्कर काट रहा है इसके अंदर, तो चुंबकीय घूर्ण M इज इक्वल टू NIA हम पढ़ चुके हैं। N का मान एक, बात करते हैं हम, एक फेरा है, फेरों की संख्या एक कक्षा है, तो N का मान एक लिया हमने। तो पीछे बचता है M इज इक्वल टू IA। I विद्युत धारा की डेफिनेशन से देखें हम लोग, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिया है हमने, E है उसके ऊपर, और T टाइम लग रहा है इसको चक्कर काटने में। तो T समय में E इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गया है, E चार्ज प्रवाहित हो गया है, तो धारा का जो मान है वो I होगा, I इज इक्वल टू E अपॉन T। और यदि हम A देखें, एक क्षेत्रफल, एक वृत्त है, कक्षा एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। M इज इक्वल टू I की जगह हमने पुट किया E अपॉन T, A की जगह हमने पुट कर दिया है पाई आर स्क्वायर। हम आगे लिखना चाहें समय, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग। ओमेगा यहाँ पर कोणीय चाल होगी इसकी, 2 पाई ये पूरा चक्कर हुआ 360 डिग्री का, t इसको समय लग रहा है एक चक्कर काटने में। तो t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बन जाएगा E अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन 2 E ओमेगा आर स्क्वायर बनता है। आगे भी लिख सकते हैं हम, कक्षीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन देखें तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 E ओमेगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख लिया। ओमेगा आर v की वैल्यू हो सकती है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 EV आर। तो ये भी इसका चुंबकीय घूर्ण हो सकता है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का, और ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय घूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हमने जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी कि कोई आवेश था, उसका परीक्षण करने के लिए एक अन्य आवेश लेकर आ रहे थे, तो उसके ऊपर एक बल लग रहा था इस आवेश के द्वारा, तो वो उसकी तीव्रता थी। अब इसी प्रकार से एक हमने चुंबक ले रखा है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कुछ भी मानते हैं, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये कहां तक बल लगा रहा है, इसने कहां तक एरिया कवर कर रखा है, ये किसी वस्तु के ऊपर कोई, जैसे हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि जैसे हम लोग एक वस्तु को इस चुंबक के पास लेकर आ रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं इतनी दूरी से ये इसको कैच कर लेता है, तो मतलब इसने इतना इतना एरिया कवर कर रखा है, यानी कि इस चुंबक ने इतनी दूरी पर इसके ऊपर एक बल लगा लिया, तो इसके ऊपर जो एक बल लगाया इसने, वही इसकी तीव्रता। तो हम देख करके ये नहीं बता सकते कि इसने कितना एरिया कवर कर रखा है, तो इसके लिए हम लोग एक अन्य दंड चुंबक लेकर आए, यानी कि उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता लेकर आए, जिसे हम लोग परीक्षण ध्रुव प्रबलता के रूप में देखते हैं। तो इसका परीक्षण करने के लिए भी इसने ये कहां तक बल लगा रहा है, कहां तक ये एरिया कवर करके बैठा है, इसके लिए हम एक अन्य दंड चुंबक लेकर आए। जैसे ही मैं दंड चुंबक को यहां पर लेकर आया, ये S है तो N के ऊपर आकर्षण होगा, कि इसको जैसे ही यहां पर लेकर आए तो इस चुंबक को ये अंदर की तरफ खींच लेगा। तो मतलब इस चुंबक के ऊपर, इस ध्रुव प्रबलता के ऊपर, इस ध्रुव की, इस चुंबक ने एक बल लगाया, तो इसकी ध्रुव प्रबलता, परीक्षण ध्रुव प्रबलता हम M0 मान लेते हैं। M0 के ऊपर एक चुंबकीय बल लगाया इसने, इसे ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे B वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं कि उत्तरी ध्रुव की एकांक ध्रुव प्रबलता के ऊपर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वहां परीक्षण आवेश Q0 के ऊपर F बल लग रहा था, तो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को हम M0 से ले रहे हैं, जिसके ऊपर F बल लग रहा है, तो B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो दोनों के मध्य यदि हम R दूरी के ऊपर ये पड़े हैं, दोनों के मध्य यदि हम चुंबकीय बल निकालें तो इन दोनों के मध्य आकर्षण लगेगा, यदि हम N ले आएंगे तो प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। तो इनके मध्य लगने वाला जो बल F का मान होगा वो हम निकालेंगे μ0 अपॉन 4 पाई, इसकी ध्रुव प्रबलता M मान लेते हैं, इसकी M0 कुछ भी मानिए, तो M M0 अपॉन R स्क्वायर। ये हम
कूलाम के नियम से चुंबकीय बल लगा सकते हैं, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें बी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम में, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और एम 0 एक नीचे पड़ा है तो ये कैंसिल हो गया। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसी भी चुंबक के ऊपर, दंड चुंबक के ऊपर लगने वाला जो बल है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वो हम इस फॉर्मूले से, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या बनेगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है और ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगर विमा निकालेंगे तो बन जाएगी न्यूटन बल के लिए m1 L1 T-2, एम्पियर के लिए A1, मीटर के लिए L1। तो L1 से L1 कैंसिल, m1 T-2, A1 ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा। तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, m1 T-2 A-1 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा होगी और यह एक सदिश राशि होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात किया, इसी प्रकार से हम चुंबक के लिए भी दंड चुंबक के अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में तो दंड चुंबक के लिए अक्षीय स्थिति में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हमने एक दंड चुंबक लिया है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव और ये इसका उत्तरी ध्रुव हुआ, और ये इसकी प्रभावकारी लंबाई हम 2L से प्रदर्शित कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट एक हमने O लिया, O से स्मॉल r दूरी पर हम इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P ले लेते हैं। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए प्लस m और माइनस m, और उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, परीक्षण ध्रुव प्रबलता प्लस m यहाँ पर हम लोग रखते हैं। ये r दूरी पर है, तो ये दूरी जो हम निकालने बैठेंगे तो ये भी l होगी और ये भी l। तो इसके लिए जो दूरी, टोटल दूरी r है, तो ये वाली l शॉर्ट कर देते हैं इसमें, तो r माइनस l। और दक्षिणी ध्रुव के लिए जो दूरी देखेंगे वो r प्लस l हो जाएगी, क्योंकि यहां तक दूरी r थी, l आगे बढ़ा दिए तो r प्लस l बिंदु P से दक्षिणी ध्रुव की दूरी, और जो उत्तरी ध्रुव की दूरी बिंदु P से जो वो r माइनस l है। मिड पॉइंट O से r दूरी पर बिंदु P है। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता प्लस m, इसकी भी प्लस, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, B1 वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ लग जाएगा। और फिर हम दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर निकालें, ये प्लस माइनस आकर्षण होगा, तो B2 वेक्टर जो है वो अंदर की तरफ लग जाएगा इस दिशा में, क्योंकि आकर्षण हो रहा है और इसमें दोनों में प्रतिकर्षण होगा समान ध्रुव के कारण, तो बाहर की तरफ चला जाएगा। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता के कारण बिंदु P के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है B1 की, जो हम वैल्यू निकालने बैठेंगे तो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, दूरी कितनी है इसकी, r माइनस l, दूरी का स्क्वायर करते हैं। और ये कौन सी डायरेक्शन में, बाहर की दिशा में लग रहा है, यानी कि ओपी डायरेक्शन के अंदर इस तरफ लग रहा है। दिशा दिखाना चाहें तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ओपी डायरेक्शन। फिर हम दक्षिणी ध्रुव के कारण यदि निकालते हैं बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण ले रहे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, इसकी दूरी r प्लस l स्क्वायर, और ये डायरेक्शन इस तरफ है तो PO दिशा हो जाएगी इसकी, PO डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। और बिंदु P के ऊपर यदि हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2 हो। बिंदु P पर ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B1 माइनस B2। माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, B1 की डायरेक्शन ये और B2 की ये, एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण माइनस का साइन आया। तो यहां से हम B1 की वैल्यू देखें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस l स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस l स्क्वायर। तो B1 और B2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट की है। B इज इक्वल टू, हम देखें पूरे में से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ये कॉमन आ रहा है,
अंदर बचेगा 1/r-l² माइनस 1/r+l²। तो ये अंदर बच जाएगा, हमने इसको लिख लिया है इस प्रकार से। आगे हम देखते हैं b = μ0m/4π r-l² और r+l² हमने एलसीएम ले लिया है। तो एलसीएम लिया तो ऊपर बन जाएगा r+l² माइनस r-l²। तो एलसीएम लेने पर ये बचेगा। फिर आगे देखते हैं b = μ0/4πm। ऊपर हम a प्लस b की स्क्वायर से ओपन करते हैं तो a² + b² + 2ab। बाहर माइनस पड़ा, a माइनस b की स्क्वायर से ओपन करेंगे a² + b² - 2ab। बट माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा। a माइनस बी की स्क्वायर और a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - b² की होल स्क्वायर। तो हमने दोनों के पर अलग स्क्वायर थी तो होल स्क्वायर के रूप में हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया है। r² से r² कैंसिल हो रहा है, l² से l²। क्यों? क्योंकि एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है, इसलिए निरस्त हो जाते हैं। पीछे जो बचा है उसको लिखेंगे b = μ0/4πm। 2rl और 2rl बन जाता है 4rl और नीचे पड़ा है r² माइनस l² का होल स्क्वायर। फिर हम देखते हैं आगे कि b = μ0/4πm। 4rl को 2l × 2r लिख लेते हैं और नीचे पड़ा है r² माइनस l² का होल स्क्वायर। क्योंकि वापिस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4rl बन जाता है, इसलिए हमने इसको तोड़ के अलग अलग लिख लिया। m × 2l कैपिटल M की वैल्यू हुई दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया इसको। तो ये बन जाएगा b = μ0/4π कैपिटल M × 2r अपॉन r² माइनस l² की होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि l तो वैल्यू इतनी सी है परंतु r ये इतनी वैल्यू है। l का मान r की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, r² की तुलना में l² को नगण्य मान के छोड़ देते हैं। क्योंकि r का मान बहुत ज्यादा है, l का मान इसकी तुलना में बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट है। तो यहां बचता है b = μ0/4π 2m/r की पावर, ऊपर एक r भी पड़ा हुआ है, r की पावर 4। क्योंकि l² तो हमने छोड़ दिया, r² की स्क्वायर कर दी है हमने, तो नीचे r की पावर 3 बच जाती है। तो इसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b की वैल्यू है μ0/4π 2m/r की पावर 3 प्राप्त हो रही है। यदि सदिश रूप में लिखते हैं तो b वेक्टर = μ0/4π 2m वेक्टर अपॉन r की पावर 3 बन जाता है। रिपीट करेंगे इसको कि हमने एक दंड चुंबक लिया है, इसका s ध्रुव है, n ध्रुव है, 2l इसकी प्रभावकारी लंबाई हुई, ये भी लंबाई l, तो ये भी l होगी। हमें इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। भी बिंदु P लिया है यहां से स्मॉल r दूरी पर कि ये यहाँ पर बल लगा रहा है और ये भी लगा रहा है, इतना इतना एरिया कवर कर रखा है इन्हें। तो इसके ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल हम ज्ञात करेंगे, इसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये भी यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता प्लस हम लेते हैं परीक्षण ध्रुव प्रबलता जो कि रखी है, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण तो B1 बाहर की तरफ लगेगा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस में आकर्षण होता है तो B2 अंदर की तरफ लगेगा। अब हम आगे देखते हैं, इसके लिए दूरी, ये दूरी r थी, ये l, तो इसके लिए r माइनस l, ये r है ये l है, तो ये वाली r प्लस l बन जाएगी। तो हम उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता के लिए देखते, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से B1 की जो वैल्यू है वो μ0/4πm, इसकी जो दूरी थी वो r माइनस l थी, तो r माइनस l² OP डायरेक्शन में। फिर हम s ध्रुव के लिए देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव के लिए μ0/4πm, इसकी दूरी r प्लस l है, तो r प्लस l का स्क्वायर और PO डायरेक्शन में लग रहा है। फिर B1 और B2 एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो B1 माइनस B2 आएगा। B1 की वैल्यू यहां से हमने पुट की है, B2 की वैल्यू यहां से पुट उठा करके हमने यहाँ पे पुट कर दी है। और आगे हम लोग देखते हैं कि μ0/4πm पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन लिया है,
अंदर 1/r-l² माइनस 1/r+l² बच जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, r-l² r+l² एलसीएम लिया तो यहाँ पर r+l² और यहाँ पर r-l² बन जाएगा। फिर a+b² से इसको ओपन किया और a-b² से इसको ओपन किया और माइनस का हमने अंदर गुणा कर दिया है। प्लस r² से माइनस r² कैंसिल हो रहा है, प्लस l² से माइनस l² कैंसिल हो रहा है, तो 2rl और 2rl बन जाता है 4rl, तो ये बन गया है। और नीचे a-b² a+b² को होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस b², तो पीछे ये बचेगा 4rl को 2l इंटू 2r लिख सकते हैं हम लोग। ओपन किया वापिस लिखते हैं तो 4rl बनता है। तो m इंटू 2l जो है वो कैपिटल M होता है, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसलिए हमने इसकी जगह कैपिटल M लिख लिया है। पीछे 2r बच रहा है। फिर हम यहाँ पर देखें, r की वैल्यू तो बहुत बड़ी है, l की वैल्यू बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, r² की तुलना में l² को नगण्य मान ले, क्योंकि बहुत छोटी दूरी है l² r² की तुलना में, तो नगण्य मानकर छोड़ दिया। तो r² की पावर 2 है तो पावर 4 हुई, एक पावर कट गई तो 3 बची पीछे, और वेक्टर रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा। तो μ0/4π2m/r की पावर 3 दंड चुंबक की अक्ष के ऊपर, दंड चुंबक की अक्षीय स्थिति में जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये प्राप्त हो रही है। फिर हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा दंड चुंबक के अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की μ0/4π2m/r की पावर 3। फिर हम दंड चुंबक के निरक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो आता है निरक्ष पर। निरक्ष पर ज्ञात करेंगे तो निरक्ष के लिए देखेंगे कि हमने एक दंड चुंबक लिया है, यहां पर एक दंड चुंबक लेते हैं, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, तो ये प्रभावकारी लंबाई जो है वो 2l है। ये उत्तरी ध्रुव था और ये दक्षिणी ध्रुव था, तो इनकी जो प्रभावकारी लंबाई है वो 2l, तो ये भी l मिड पॉइंट O ले लिया है यहाँ पर, तो ये भी l बन जाएगी और ये भी l बन जाएगी। निरक्ष, निरक्ष रेखा वो होती है जो अक्ष के लंबवत हो, इक्वेटोरियल लाइन, विषुवत लाइन, तो इसको विषुवत लाइन के ऊपर भी दंड चुंबक की तीव्रता कह सकते हैं। प्रश्न आ सकता है विषुवत लाइन पर बताएं, विषुवत रेखा पर, तो ये उसका मतलब भी यही होगा। तो हमने ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, बिंदु P पर हमने निरक्षीय स्थिति में बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहले उत्तरी ध्रुव के कारण दंड चुंबक के ज्ञात करेंगे, फिर ज्ञात करेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण, और जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर परीक्षण ध्रुव प्रबलता हम +m लेते हैं। उत्तरी ध्रुव है तो ध्रुव प्रबलता +m, ये दक्षिणी ध्रुव है तो इसकी ध्रुव प्रबलता -m होगी। ये दूरी r है, ये l है, तो ये दूरी होगी √r² + l²। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फिर हम देखते हैं ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण के कारण ये बाहर की तरफ जाएगा, b1 वेक्टर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये b1 वेक्टर बाहर की तरफ प्रतिकर्षण हुआ। फिर ये भी प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो इसके लिए ये उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता +m थी, यहाँ पर परिणामी ध्रुव प्रबलता, और ये दक्षिणी ध्रुव के लिए -m थी, तो प्लस माइनस ध्रुव प्रबलता में आकर्षण होगा, तो इसके लिए जो b2 वेक्टर है वो अंदर की तरफ लग जाएगा, उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो ये दूरी l है, ये r है, तो ये भी r² + l² अंडर के अंदर होगी। पाइथागोरस प्रमेय से देखा है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये भी थीटा बन रहा है, तो ये b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर, तो इन दोनों का जो परिणामी है b वेक्टर वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा एंगल बन जाएगा, ये थीटा थीटा बन रहे थे। तो ये b1 वेक्टर जो कि उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता के कारण बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव के कारण ध्रुव प्रबलता b2 वेक्टर अंदर की तरफ आएगी, ये कोण भी थीटा और ये भी थीटा बन गया, ये √r² + l² और ये भी पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको ज्ञात किया है।
फिर हम इनका परिणामी ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखेंगे इनके हम कंपोनेंट लेते हैं, पहले घटक लेते हैं। B1 के लिए देखते हैं, थीटा यहां बन रहा है, ये आधार, ये कर्ण और ये लंब, तो ये बन जाएगा B1 साइन थीटा। और B1 के लिए ये वाला घटक हो जाएगा B1 कोस थीटा। और फिर B2 वेक्टर नीचे लग रहा है, तो थीटा यहां बन रहा है, इसके लिए पूरा एंगल 2 थीटा हुआ। तो ये देखेंगे आधार और ये कर्ण, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा फिर B2 साइन थीटा। और B2 के लिए ये कंपोनेंट बन जाएगा B2 कोस थीटा। तो ये हमने इसके घटक लिए हैं। तो अब हम देखते हैं B1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। B1 इज इक्वल टू, B1 का परिमाण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी कि उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, दूरी है अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन दूरी का स्क्वायर आता है, तो m ये रहा दूरी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर सी तो होल स्क्वायर आएगा, तो मैंने कर दिया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो B1 का जो परिमाण है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्राप्त होगा। इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे दिया। फिर हम दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो वो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, इसकी भी दूरी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है और इसका स्क्वायर किया, तो जो B2 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल किया तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बनता है। और हम यहां से देख रहे हैं कि B1 और B2 दोनों का परिमाण आपस में बराबर आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं बिंदु P के ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। B की वैल्यू तो कैसे ज्ञात होगी? B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा। तो B2 साइन थीटा की जगह हम B1 साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि B2 और B1 बराबर है, तो B2 की जगह B1 लिखा जा सकता है। ये B1 साइन थीटा, ये भी B1 साइन थीटा हुआ। दोनों घटक परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, शून्य हो जाते हैं। और B1 कोस थीटा और B2 कोस थीटा घटक आपस में जुड़ जाते हैं सेम डायरेक्शन में होने के कारण। तो ये बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे देंगे घटक कोस थीटा के जो है। फिर हम देखते हैं B1 और B2 तो इक्वल था, ये B1 कोस थीटा प्लस B2 की जगह हमने B1 लिख लिया है, तो B इज इक्वल टू 2B1 कोस थीटा बन जाता है। तो B1 की वैल्यू हम पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू पुट करें आधार बटे कर्ण, ये त्रिभुज लेते हैं हम लोग, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमें, आधार बटे कर्ण, आधार l और कर्ण ये रहा, तो l बटे कर्ण है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l, 2 मैंने उधर लिख लिया। पावर फुल और पावर हाफ, तो पावर हो जाती है 3/2 की संख्या के ऊपर रूट लगा, मतलब पावर हाफ हुई 1/2 और ये पावर फुल थी, तो टोटल जो पावर है इसकी 3/2 बन चुकी है। m इंटू 2l कैपिटल M का मान होता है दंड चुंबक का चुंबकीय घूर्ण 4 पाई कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। फिर हम देखते हैं कि l का मान तो बहुत कम है और r की वैल्यू बहुत बड़ी है। r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो ये बनता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m और साथ में आ जाएगा r की स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि l स्क्वायर को तो हमने छोड़ दिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, पीछे बच जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r की पावर 3। तो ये दंड चुंबक के निरक्ष के ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। रिपीट करेंगे हम इसको कि हमने एक दंड चुंबक लिया है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव, प्रभावकारी लंबाई 2l है, दोनों ध्रुवों के बीच की ये भी l और ये भी दूरी l हुई। तो इसकी निरक्ष के ऊपर r दूरी पर बिंदु P लेते हैं, बिंदु P के ऊपर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर परिणामी ध्रुव प्रबलता प्लस m होती है एकांक ध्रुव प्रबलता उत्तरी ध्रुव की, तो ये भी उत्तरी ध्रुव की है, ये भी उत्तरी ध्रुव की, तो प्रतिकर्षण होगा तो B1 वेक्टर बाहर की तरफ लगेगा, और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव की आकर्षण होगा तो B2 वेक्टर अंदर की तरफ लगेगा। ये दूरी L ये R है, तो ये √r² प्लस L² बन जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि ये कोण थीटा थीटा था, तो ये भी थीटा थीटा बन जाएंगे, तो दोनों सदिश B1 वेक्टर B2 वेक्टर आए, तो दोनों सदिशों का परिणामी बीच में आया है, तो ये कोण थीटा बना। अब हम इसके कंपोनेंट ले रहे हैं, ये कोण थीटा है, आधार बटे कर्ण कोस होता है तो B1 के लिए B1 कोस थीटा, और लंब बटे कर्ण साइन होता है तो ये B1 के लिए B1 साइन थीटा। B2 के लिए थीटा यहां बन रहा है आधार कर्ण, तो B2 कोस थीटा और ये B2 साइन थीटा बना। और फिर हम देखें B1 की वैल्यू निकालते हैं, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है μ0/4πm, और दूरी r² प्लस L² अंडर रूट का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो ये आएगा। फिर दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी, सेम दूरी थी, स्क्वायर से अंडर रूट हटाया तो ये आया। एक और दो इक्वेशन से देखें B1 और B2 का परिमाण समान प्राप्त हो रहा है, तो हमने ये लिख लिया। फिर आगे देखें तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, B1 और B2 का परिमाण बराबर है, तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा दोनों घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त होकर शून्य हो जाते हैं, और B1 कोस थीटा B2 कोस थीटा घटक जुड़ जाते हैं, जो कि बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताएंगे। तो B2 की जगह B1 लिख लिया क्योंकि इक्वल था, तो 2B1 कोस थीटा, B1 की वैल्यू पुट की, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, तो इस त्रिभुज से देखा आधार की वैल्यू L और कर्ण की वैल्यू √r² प्लस L² थी, तो हमने पुट कर ली। पावर फुल और पावर हाफ होती पावर 3/2, और 2 को मैंने L के साथ लिखा, m × 2L दंड चुंबक का चुंबकीय घूर्ण कैपिटल M होता है। और फिर हम देखते हैं R की वैल्यू बहुत बड़ी है और L की वैल्यू बहुत छोटी है, तो r² की तुलना में L² को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं हम लोग, तो r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, पीछे ये बच जाता है, जो कि दंड चुंबक के निरक्ष बिंदु के ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी और निरक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। तो अक्ष के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी B अक्ष इज इक्वल टू μ0/4π 2m/r की पावर 3 थी, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी। फिर हम निरक्ष के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो उसकी वैल्यू थी μ0/4π m/r की पावर 3, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो ये अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी और ये विषुवत रेखा अर्थात निरक्ष के ऊपर दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी। हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करें यदि, तो B अक्ष अपॉन B निरक्ष इज इक्वल टू अक्ष के ऊपर तीव्रता μ0/4π 2m/r की पावर 3 और निरक्ष के ऊपर थी μ0/4π m/r की पावर 3। μ0/4π से μ0/4π कैंसिल होगा और m/r की पावर 3 से m/r की पावर 3 कैंसिल होगा, और जो पीछे बच जाता है हम उसको लिखेंगे B अक्ष अपॉन B निरक्ष इज इक्वल टू 2/1, यानी कि अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात है वो 2:1 होता है, या B अक्ष इज इक्वल टू B निरक्ष इधर जाता है तो 2 × B निरक्ष की दंड चुंबक के अक्ष के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दंड चुंबक के निरक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुना होती है, और दोनों के ऊपर जो तीव्रताओं का अनुपात 2:1 प्राप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण
तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के ऊपर बल आघूर्ण ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं बी वेक्टर। इसके अंदर एक दंड चुंबक हमने रख दिया है इस प्रकार से, ये दंड चुंबक रखा है, ये इसका S ध्रुव है और ये इसका N ध्रुव, और ये इसकी प्रभावकारी लंबाई हम लोग L ले ली है। तो हम इसको दंड चुंबक के अंदर रखा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा ध्रुव प्रबलता के ऊपर जो बल लगता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। F की वैल्यू यहां से निकालें तो F इज इक्वल टू एम बी बन जाता है। तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू एम बी बल लगेगा और इस साइड भी F इज इक्वल टू एम बी बल लगेगा। तो ये एंगल जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये थीटा कोण बना रहा है इधर, और ये हमने बिंदु नाम दे दिया इसको A, ये बिंदु नाम दे दिया हमने इसको B, और ये बिंदु हमने नाम दे दिया C। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के अंदर एक दंड चुंबक रखा है हमने, और जिसकी प्रभावकारी लंबाई अर्थात दोनों ध्रुवों के मध्य की जो लंबाई है, दूरी है, वो स्मॉल l आ रही है। इसके ऊपर बल F इज इक्वल टू एम बी और इधर भी F इज इक्वल टू एम बी लग रहा है। तो इसके ऊपर जो बल आघूर्ण होता है वो होता है टो। टो इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी होता है फॉर्मूला, टो बल इंटू लंबवत दूरी। तो टो इज इक्वल टू बल F, और जो लंबवत दूरी है वो हमें दिखाई दे रही है यहां से BC है, F इंटू BC। F की जो वैल्यू है वो तो MB है, यहां से हमने देखी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से भी हमने इसको फाइंड आउट किया था। तो F इज इक्वल टू MB है। फिर हम इस त्रिभुज से देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब है इसमें BC, और जो कर्ण है वो दिखाई दे रहा है हमें AB, और AB की वैल्यू यहां से L दिखाई दे रही है। और यदि हम यहां से BC की वैल्यू निकालते हैं तो L साइन थीटा आ जाती है। हम यहां से F की वैल्यू और BC की वैल्यू उठा करके यहां पुट करेंगे तो देखेंगे टू इज इक्वल टू F की वैल्यू है MB इंटू BC की वैल्यू है L साइन थीटा। आगे देखते हैं M इंटू L होता है कैपिटल M, चुंबकीय द्विध्रुव जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी है प्रभावकारी लंबाई। तो टो इज इक्वल टू कैपिटल M इन दोनों की जगह लिखा, और फिर ये B और फिर ये साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सदिश रूप में लिखेंगे तो M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ जाएगा, साइन थीटा हटाने पर क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। इसी के अंदर कुछ विशेष स्थितियां आती है, विशेष स्थितियां। तो अभी अभी हमने बल आघूर्ण प्राप्त किया, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आगे देखते हैं कि यदि जो दंड चुंबक था वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, कि दंड चुंबक हमने इस प्रकार से रख रखा था, ये बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र था, इसके समांतर हो जाए, इसकी डायरेक्शन में इस प्रकार से रख दे हम इसके अनुदिश इस प्रकार से, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाती है। तो टो इज इक्वल टू एम बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का जो मान 0 होता है तो बल आघूर्ण शून्य होगा, कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। और यदि दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दें, इस प्रकार से रख दें, तो थीटा का मान 90 हो जाता है। तो टो इज इक्वल टू एम बी साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस स्थिति में जो लगने वाला बल आघूर्ण है वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, कि यदि दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, थीटा का मान 90 डिग्री, तब जो बल आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम लगेगा दंड चुंबक। नेक्स्ट देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को विस्थापित करने में, घुमाने में किया गया कार्य, अर्थात जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है उसको ज्ञात करेंगे। कि हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लिया हुआ था, इसके अंदर ये एक दंड चुंबक रखा हुआ है, ये इसका चुंबकीय अक्ष हुआ। कि मान लिया पहले हमने इसको डी थीटा कोणीय विस्थापन दिया है, थोड़ा सा घुमाया डी थीटा, एक अल्पांश लिया है, डी थीटा अल्पांश लिया है, डी थीटा विस्थापित किया है हमने, घुमाया इसके अंदर,
तो घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल टो विस्थापन लग रहा है, डी थीटा कोणीय विस्थापित किया है हमने, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो की वैल्यू पुट करेंगे, टो इज इक्वल टू हमने ज्ञात कर लिया है एम बी साइन थीटा होता है, लास्ट टॉपिक में हमने ज्ञात किया बल आघूर्ण को, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा और डी थीटा। ये तो था हमने अल्पांश घुमाया है, डी थीटा अल्पांश विस्थापित किया है, तो किया गया कार्य इतना है। यदि हम इसको साम्य स्थिति से थीटा विस्थापन दे रहे हैं, जीरो से थीटा कोण घुमा रहे हैं कि साम्य स्थिति में था और थीटा हमने विस्थापित कर दिया, तो किया गया कार्य कितना होगा, जीरो से थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य एम बी साइन थीटा और डी थीटा। इसकी लिमिट पुट कर देंगे हम जीरो से थीटा तक। W इज इक्वल टू एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, अंदर बचता है साइन थीटा डी थीटा और लिमिट है जीरो से थीटा। W इज इक्वल टू एम बी, साइन का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, डी थीटा के रिस्पेक्ट हो रहा है, जीरो से थीटा हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे। तो एम बी पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट नीचे वाली, तो फॉर्मूले में माइनस और ऑलरेडी माइनस पड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस होगा जो कि कोस जीरो बन जाएगा। W इज इक्वल टू एम बी माइनस कोस थीटा प्लस कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। W इज इक्वल टू एम बी 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। तो ये जीरो से थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य या उसकी स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही है, तो ये हम इस प्रकार से इसको विस्थापित करने में किया गया कार्य या उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो जीरो से थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य एम बी 1 माइनस कोस थीटा होगा।